नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपी इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 सामाजिक न्याय पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद ऐसे कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको हमें समझना है। हम न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। हम समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हम जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि मानव की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या हैं तथा हम मुक्त बाजार तथा राज्य के हस्तक्षेप के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि न्याय क्या है। यह तय करना मानव जाति के लिए हमेशा से एक समस्या रहा है कि न्याय का ठीक ठीक अर्थ क्या होना चाहिए, और लगभग सदैव उसकी व्याख्या समय के संदर्भ में की जाती रही है। मोटे तौर पर उसका अर्थ यह रहा है कि अच्छा क्या है, इसी के अनुसार इससे संबंधित मान्यता में फेरबदल क्या होता है। तो भारतीय प्राचीन दर्शन के अनुसार समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। प्लूटो ने भी अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा करते हुए लिखा है कि जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। सुकरात ने न्याय के संबंध में कहा कि हर कोई अन्यायी हो जाए यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। सुकरात ने बताया था कि न्याय का जो मतलब है सिर्फ यह नहीं होता है कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। जैसे एक डॉक्टर जो है अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक जो होता है या सरकार जो होती है वह भी जनता की भलाई की चिंता करनी उसको आवश्यक होती है। जनता की भलाई को की जो सुनिश्चितता है में हर व्यक्ति को उसको वाजिब हिस्सा देना चाहिए, और इस तरह से जब वाजिब हिस्सा देता है तो वह न्याय कहलाता है। तो यह सुकरात के विचार थे। इसी प्रकार जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा था, हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी मनुष्य व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रक्रिया या अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त होंगे। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय जो है, न्याय की बुनियाद जो सभी मनुष्यों में समान मानने के आग्रह पर आधारित होती है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार सकें, अर्थात उनका जीवन जो हो इस प्रकार से हो, इस प्रकार से उत्तम हो कि वह अपना जीवन यापन भली भांति तरीके से इस
संसार में आकर के रह करके कर सकें। भारत जैसे देश में अगर सामाजिक न्याय का नारा जो है वो वंचितों के समूह की राजनीतिक गोलाबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है, अर्थात जो सामाजिक न्याय है वो हमेशा वंचितों के लिए माना गया है, चाहे वो अल्पसंख्यक अधिकार हो या बहुसंस्कृतिवाद हो, मूल निवासियों के अधिकार हो, ये सभी अधिकार जो हैं, इसमें नारीवाद भी है। तो इन सभी के दायरों में स्त्रियों के अधिकारों को लेकर के जो भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री के सशक्तिकरण के मुद्दे पर उनके सामाजिक न्याय से जोड़ करके देखा जाने लगा है। तो भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर जो न्याय है वह मुख्य रूप से जो हमारे देश के वंचित समाज हैं उनके लिए उसका प्रमुख आधार माना जाता रहा है, और राजनीतिक लोग जो हैं वह हमेशा उन्हीं समाजों को ज़्यादा प्राथमिकता दे करके न्याय की पूर्ति करते रहे हैं कि यही सामाजिक न्याय है। अगर हम न्याय के सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्त कैसे दिया जाए, उसको जो अधिकार दिए जाने हैं वो कैसे दिए जाएं। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत हैं मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत, दूसरा समानुपातिक न्याय का सिद्धांत, और तीसरा है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल का सिद्धांत। तो आइए क्रम से हम इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। पहला है समकक्षों के समान बर्ताव का सिद्धांत। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जो लोकतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, नागरिक अधिकार, समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। ये अधिकार जो हैं व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं और सामाजिक अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए भी जरूरी है। इसमें लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के हैं। इसलिए अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का काम हो, उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो यह अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिलता है तो यह अंतर भी नाजायज और गलत होगा। दूसरा सिद्धांत है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत। बच्चों, समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन, अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएं क्योंकि वे सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? यहां बच्चों आप कहेंगे कि छात्रों की उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो उसके लिए द्वारा किए गए प्रयास के आधार पर उसको अंक दिए जाएं। इसलिए समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के साथ या समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की हमें आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। अतः लोगों को उसके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना हमें चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वह है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है।
इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका भी माना जा सकता है। विशेष जरूरतमंदों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। शारीरिक विकलांगता और उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच ना होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। लेकिन हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी तमाम सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों की मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान करना, इन सभी के बीच सामंजस्य बिठाने में बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है। तो बच्चों, न्याय के ये तीनों जो सिद्धांत हैं, समकक्षों के बीच समान बर्ताव का सिद्धांत या समानुपातिक न्याय का सिद्धांत और तीसरा विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत, अगर हम समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल करते हैं तो कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ हम लोग हो सकते हैं। योग्यता को पुरस्कृत करने का न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि जो निचला गरीब तबका है वह मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाएगा, क्योंकि अच्छे पोषाहार और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को या सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच एक सामंजस्य बनाए, एक सामंजस्य स्थापित करे। तो इसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी भी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानून और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपयोग हमें करना चाहिए। तो जो न्यायपूर्ण बंटवारा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस संदर्भ में हमें समझना होगा। तो समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे वह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के बीच का मामला हो। हर व्यक्ति जो है, यह हर व्यक्ति के लिए जरूर माना जा गया है कि वह अपने उद्देश्यों के प्रयास करे या उद्देश्यों के लिए प्रयास करे और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए, हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जो जातियां हैं, इन जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी पीने जैसी बुनियादी जरूरतों को ना रोका जाए। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण जो संसाधन हैं, इन संसाधनों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी भूमि सुधार लागू करने जैसे बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हां की जाए तो कैसे?
ऐसे मामलों में मत भिन्नता समाज में उग्रता पैदा करती है और कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है। अक्सर क्रोध और हिंसा ऐसे कई मामलों में आप लोगों को सुनने या देखने में मिला होगा कि जो कभी हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के प्रस्ताव पर फूटते रहते हैं। बहरहाल बच्चों, हम सब राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के हिसाब से हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। अतः बच्चों, आप समझ सकते हैं या आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि वंचितों की सहायता की जो योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, या हमारे संविधान में जो वंचितों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, वह न्याय सिद्धांत की कसौटी पर कहां तक खरी मानी जा सकती है। आपको बच्चों अपने विचार इस देना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों, न्यायपूर्ण वितरण के संदर्भ में सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ दार्शनिक जॉन रॉल्स ने न्यायोचित वितरण को प्रतिपादित किया था। तो आइए हम समझते हैं कि जॉन रॉल्स का राजनीतिक का सिद्धांत क्या है। तो जॉन रॉल्स का जो न्यायिक सिद्धांत है, उसको समझने से पहले आप एक बात समझ लें। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः ऐसे समाज चुनेंगे जिसमें नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न मुहैया करा सके। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि अपने निजी हितों को दरकिनार कर वो समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाले जिंदगी और मौकों को प्रभावित करने का हो सकता है, या उनकी जिंदगी या उनके बच्चों की जो जिंदगी है उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचें जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत हो, अर्थात लोगों को निष्पक्षता से न्याय मिल सके, सबकी जरूरतें पूरी हो सकें। तो इस तरह का न्याय कैसे प्राप्त होगा? तो जॉन रॉल्स ने कहा था या तर्क दिया था कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत औचित्य हमें अपनाना चाहिए, या एक युक्ति संगत औचित्य हो सकता है। तो वो युक्ति संगत औचित्य क्या होगा, कैसे हो सकता है? तो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, वह सिद्धांत में सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने इसमें कौन कौन से तर्क दिए अपने न्याय सिद्धांत के संदर्भ में। निष्पक्ष तथा न्याय संगत न्याय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह है। बच्चों, जब हमें हमारी स्थिति का पता नहीं होगा कि हम भविष्य में क्या होंगे, तब हम हो सकता है कि किसी बारे में अच्छा निर्णय ले सकें। अर्थात हम नहीं जानते कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, हम धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। तो इन सभी मुद्दों को रखते हुए जॉन रॉल्स तक देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य में के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रॉल्स ने क्या कहा? इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी जो है, आमतौर पर जैसे सब करते हैं, अपने खुद के हितों का ध्यान में रखकर फैसला करेगा। चूंकि यह नहीं जानता है कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति जो होते हैं,
के सामने यह स्पष्ट होता है कि वो जन्म से सुविधा संपन्न है, वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जाए जहां वैसा कोई अवसर ना मिले, तब क्या होगा? इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन में ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो और चाहे वो निम्न वर्ग के हो। तो राज महोदय तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन जो है हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। यही विश्वास जो रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। अब सामाजिक न्याय के अनुसरण की बात करें। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले लोगों तथा बहिष्कृतों और वंचितों के बीच गहरा एवं स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहां सामाजिक न्याय का अभाव है। उस गरीब या उस जो समाज है, उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जा सकता है या अन्यायपूर्ण निश्चित है माना जाएगा, जहां धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले हों या ऐसे लगे जैसे वो विभिन्न दुनिया में रह रहे हों, जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले, चाहे वे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करें। अतः हम कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सकें, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो जो मनुष्य की जो मुक्त बुनियादी जरूरतें हैं, न्यूनतम बुनियादी जरूरतें कौन सी हैं? तो मनुष्य की जो न्यूनतम बुनियादी जरूरतें हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा तथा न्यूनतम मजदूरी। तो ये मुख्य रूप से हर मनुष्य की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें हुआ करती हैं। अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सकें, तब भी इस बात पर असहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधा संपन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो मुक्त बाजार है और राज्य का हस्तक्षेप है, अर्थात मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या मुख्य अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं मुक्त बाजार जो है, मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल मजदूरी तथा मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। वहीं राज्य का हस्तक्षेप क्या कहता है? राज्य का हस्तक्षेप मानने वाले समर्थकों का तर्क है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। जहां मुक्त बाजार में उन्हें अधिकतम लाभ की मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिबद्धता करने की छूट होनी चाहिए, वहीं राज्य का हस्तक्षेप कहता है कि राज्य की जो नीतियां हैं इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम मुक्त बाजार की बात करें
तो मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मानता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। तो यह तो मुक्त बाजार की बात हुई। इसके अलावा अगर हम राज्य के हस्तक्षेप की बात करें तो मुक्त बाजार जहां ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने का प्रवृत्त होता है, फलता जो कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना इसका मुख्य कार्य हो सकता है। अतः राज्य का हस्तक्षेप ही बेहतर है। तो राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखाते हैं। इसी वजह से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं जो है उन्हें उपलब्ध हो सकें। बच्चों, हमारे देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमने न्याय के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में जाना और समझा। बच्चों, अब हम पाठ का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने जो तथ्य समझे या जिनका हमने अध्ययन किया, जिनको हमने जाना कि न्याय क्या है तथा न्याय के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, हम समझ पाए कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हमने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में जाना। हमने इस पाठ में अध्ययन किया कि मानव की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या हैं तथा हम जान पाए कि मुक्त बाजार तथा राज्य के हस्तक्षेप में क्या अंतर है। बच्चों, कुछ गृह कार्य आपको करना है। इस अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। दूसरा, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? इसका उत्तर आपको लिखना है। तीसरा है, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्तिसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया। तो बच्चों, यहाँ हमारा अध्याय समाप्त होता है।